तो इजाज़ुल हक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा पाकिस्तान की आजकल की जो सियासत है उस हवाले से, मगर सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यही होगा कि बड़ा शायद आपको अजीब लगे कि एक शख्स जो कि 11 साल बतौर फौजी हुक्मरान इस मुल्क में सियासत करता रहा, तो आपने क्यों सियासत की तरफ आने का फैसला किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह भुट्टो जिंदा है तो जनरल ज़ियाउल हक भी जिंदा है, या आपकी सोच कुछ मुख्तलिफ है इस हवाले से? नहीं देखें, वो तो जो मरूसियत की बात कर रहे हैं ना, वो तो मौका था उस वक्त जब शहादत हुई थी और जनाजा हुआ था और मर्द मोमिन मर्द हक के नारे लगे थे, और फिर वो मरूसियत वाला हिस्सा जो है वो चला गया नवाज शरीफ के खाते में। अगर उस लेगेसी को आप देखें तो अब आगे चलकर अगर उन्होंने अपनी सड़क तब्दील कर ली या रुख तब्दील कर लिया तो वो और बात है, क्योंकि मैं तो 88 का हमने इलेक्शन लड़ा ही नहीं था, और वो टाइम था जबकि सारे कह रहे थे कि जनाब आप आएँ सियासत में, लेकिन हमारी क्योंकि कमिटमेंट नहीं थी और तजर्बा नहीं था, तो इसलिए हम थोड़ा एक स्टेड ऑन द बैक फुट। और उस इलेक्शन में 88 के इलेक्शन में कुछ 24 हलकों में हम गए थे, और ऐसे ऐसे लोग जीत गए थे हमारे जाने की वजह से जिनका दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। तो 90 के इलेक्शन में फिर ये लोगों की मोहब्बत थी कि ज़बरदस्ती पकड़कर एक पिंडी में जलसा करवा दिया, और आपको पता है कि जब भी जलसे वलसे होते थे और कश्मीर डे होता था तो लोग उस जनरल साहब के नाम पे बहुत से लोग जो है वो निकल आते थे, और ये टसल फिर चलती रही। और 90 के इलेक्शन में मैं सियासत में आ गया, आप समझ लें। और उस तरह नहीं है जिस तरह के मतलब होना चाहिए था कि जी मैं उसको करता तो फिर ये सारे मैं चाहता तो सब पीछे लग जाते, लेकिन उस वक्त जो जल्दबाजी की हमने, अगर आपने बात शुरू की है तो ये की कि फ़ौरन हादसे के बाद हमने निशानदेही करनी शुरू कर दी, हमने सवाल पूछने शुरू कर दिए, और फिर थोड़ा सा बैरूनी प्रेशर भी आ गया और थोड़ा सा अंदरूनी प्रेशर भी आ गया। और मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि जब हम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे तो मेरी वालदा के पास बड़े बड़े लोग इस्टेब्लिशमेंट के 2-2.5 घंटे बैठे रहे कि इनको कन्विंस करेंगे ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लोगों का शुक्रिया तो अदा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कहीं सियासत में आने का ऐलान न कर दें। तो इसलिए 88 के इलेक्शन से हम बाहर रहे थे। तो फिर सियासत जिसको फौज ने कभी भी इबादत नहीं समझा, कम से कम सियासतदानों के लिए, अपने लिए तो शायद इबादत से भी ज़्यादा, तो आपने क्यों सियासत में आने का फ़ैसला किया? क्या अगर जनरल ज़ियाउल हक जिंदा होते तो आपको सियासत करने देते? और क्या जनरल साहब सियासतदानों को पसंद करते थे? इस कैरियर का आपने इंतखाब क्यों किया? क्यों लोगों से वोट मांगना आपने मुनासिब समझा, जबकि आपके वालिद गिरामी को 11 साल तक वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी? देखें, एक तो उन्होंने हमें सियासत से भी दूर रखा, और जो मामलात थे मुल्की सतह पर उनसे भी दूर रखा, और मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई हमारी इन दी मतलब हुक्मरानी के मामलात के अंदर कोई मुदाखलत नहीं हुई, और हमें दूर रखा। यानी मैं भी उस पूरे टेन्योर में मुल्क से बाहर रहा, मेरी बहनें भी बाहर रहीं, तो एक छोटा भाई जो था वो पढ़ रहा था उन दिनों में मेडिकल कॉलेज में, और बहन भी पढ़ रही थी, तो उनकी ये मतलब तमन्ना नहीं थी कि हम लोग सियासत में आते, लेकिन ये लोगों की मोहब्बत थी। और आप यकीन करें, मैं मतलब कोई वो नहीं कह रहा कि ये कोई अपनी कोई तारीफ़ करूं, कि आप यकीन करेंगे हम तो घर भी नहीं था हमारे पास, हम चौधरी शुजात के घर में रह रहे थे, और पिंडी के लोगों ने आकर हमें घर के सामने एक सड़क जो कहते हैं सर्विस लेन, उसको ब्लॉक करके जलसा कराया, और ज़बरदस्ती यानी कि, और इतनी दुनिया आ गई वहाँ पर कि इस हलके को, पिंडी के हलके को कहा जाता था कि ये रावलपिंडी का लड़काना है, कि यहाँ से पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन वो एक ऐसा इलेक्शन हुआ फिर 90 का कि जिसमें मैं भी जीता, और राजा बशारत जो कि मेरे MPA थे, जो कि 3 मरतबा पहले इलेक्शन में हार चुके थे, यानी 85 में और 88 में, और चेयरमैन रहे वो बल्दियाती मामलात के, तो वो भी जीत गए, और मतलब जो बाकी साथ थे MPAs वो भी जीत गए। तो उस लिहाज से फिर जब एक दफ़ा
सियासत में आ गए तो फिर आप उसी तरह हम चलते रहे बीच में। बहरहाल 1990 में तो IJI बनी थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, और आप IJI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े थे, और ये वही 1990 का इलेक्शन है जिसके बारे में जनरल असलम बेग, जनरल असद दुरानी के हल्फिया बयानात सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो इलेक्शन चोरी किया गया था। तो ये लोगों की मोहब्बत थी या जनरल हमीद गुल और उनके इस्टेब्लिशमेंट की और असलम बेग की मोहब्बत थी कि जिस इलेक्शन में पैसे भी बड़े पैमाने पे 14 करोड़ रुपया बांटा गया सियासतदानों में, और सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तौर पे उस इलेक्शन को एक चोरी शुदा इलेक्शन करार दिया था, तो ये किसकी मोहब्बत थी? ये 2 इलेक्शंस मैं 2 हल्कों से लड़ा था, टोबा टेक सिंह से और रावलपिंडी से, और दोनों इलेक्शंस में जो है वो बिल्कुल मैं अब समझ लें कि मेरी जेब से जो है ना वो कोई ख़र्चा नहीं हुआ, लोगों ने खुद ही ख़र्चा किया था। लेकिन ये जो आपने बात की ना, ये बाद में मुझे मालूमात आई थी कि जनाब बड़े बड़े सियासतदान जो हैं उनके नाम उस एफिडेविट के अंदर गए हैं, और आपने देखा होगा कि मेरा नाम उसमें नहीं है। हालांकि उस इलेक्शन में मैं उतना ही प्रोमिनेंट था जितने के हमारी उस वक्त की पार्टी के IJI के सरबराह थे मियां नवाज शरीफ साहब, और उनको वहाँ बैठाने के लिए IJI में समीउल हक साहब को उस कुर्सी से उतार के इनको बैठाने के लिए, जिसमें हमीद गुल साहब ने बड़ा किरदार अदा किया, इसमें कोई शक नहीं थी। तो ये भी तारीख गवाह इस बात की कि जब वो पैसे बांटे गए 2.5 लाख 35 लाख बड़ी असामियों को, छोटियों को 2.5 लाख 5-5 लाख, तो वो 5 लाख रुपए जो है वो मेरे घर पे भी डिलीवर किए गए थे। अच्छा। और मैं मौजूद नहीं था, मेरी वालदा के पास वो छोड़ कर गए, और उन्हें ये मालूम नहीं था कि उसके अंदर क्या है लिफाफे के अंदर। तो जब मैं घर आया तो वो उनका जी फ़लाँ शख्स आया था और वो ये छोड़ गया लिफाफा, ये देखो इसके अंदर क्या है। तो मैंने कहा इसके अंदर तो पैसे हैं। तो कहने लगी कि वो कह कर गए थे कि ये एजाजुल हक साहब के इलेक्शन के लिए हमने उनको कुछ चीज़ देनी है, तो वो समझी कोई फॉर्म शॉर्म होंगे। तो मैंने जब उन्हें बताया कि इसके अंदर तो पैसे हैं, 5 लाख रुपए रखे हुए, उन दिनों में 5 लाख रुपए तो आज के मेरे ख्याल में 50 लाख के बराबर होंगे या ज़्यादा होंगे। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त, यानी कि मेरी वालदा ने कहा कि हुनी जा तो हुनी वापस करके आ, और आप यकीन करें मैं वैसे ही निकला घर से, और जो शख्स छोड़ कर गए थे उनको जाकर थमा दिया, और मैं कहा कि आइंदा मेरे पास ये काम ना लेकर आना। इसीलिए उस एफिडेविट में आपने देखा होगा कि जो नाम है उसमें मेरा नाम नहीं है उसके अंदर। आप कह रहे हैं कि उस लिफाफे में 5 लाख रुपए थे उस वक्त के? जनाब। अच्छा एजाजुल हक साहब, वैसे बतौर सियासतदान बड़ी बात है, और ये आपके बड़े सब्र के एक उम्दा मिसाल भी है, और तहम्मुल की और पेशेंस की, बर्दाश्त की, कि जनरल ज़ियाउल हक को बहुत सख्त तनकीद भी की जाती है इस मुल्क में बतौर एक फ़ौजी हुक्मरान, एक डिक्टेटर, एक आमिर, और मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का भी इल्ज़ाम जनरल ज़ियाउल हक पे जाता है, और बहुत से इल्ज़ाम दिए जाते हैं इसी पार्लियामेंट के अंदर जिसके आप रुकन हैं। मगर आपने कभी एक सियासी तदब्बर और तहम्मुल का साथ नहीं छोड़ा। तो कैसा लगता है आपको जब जनरल ज़ियाउल हक पे बतौर एक फ़ौजी हुक्मरान और फ़ौजी डिक्टेटर इतने सख्त अल्फाज में तनकीद की जाती है, तो आप बतौर सियासतदान उसको बर्दाश्त करते हैं या बतौर एक फर्जन? देखें, पहली बात तो अब आपने जब सवाल किया तो फिर मुझे उसका जवाब भी आप देने दें। जहाँ तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस था और जो ये रेफरेंस गया है, ये तो एक समझ लें कि जुडिशल तमाशा लगाया गया। ये जो रेफरेंस इन्होंने दिया और जो 48 सफ़े का उसका आया है कि देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ लॉ इन इट, और ये जब दिया गया था शुरू में तो बार बार यही सवाल पूछा गया था जब बाबर साहब जो हैं, क्या नाम उनका, बाबर अवान साहब जब लेकर गए थे ये जरदारी साहब की ख्वाहिश के मुताबिक, तो उस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और जजेस यही पूछते रहे कि टेल अस वेदर देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन इट, और वो जवाब नहीं दे सके। इस रेफरेंस का जो अब 48 सफ़े का फैसला है उसमें नन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज़ बिन डिस्कस्ड। हाँ, ये कहा जी कि हो सकता है उनकी मुखालफत हो सकता है ये हो सकता है वो, किसी एक जज ने बाद में हाइंडसाइड में कोई बयान दे दिया। तो और दूसरी बात ये थी कि एक दफ़ा जो केस हो जाए उसका रिव्यू भी हो जाए और यूनानिमसली हो जाए रिव्यू, उसको आप खोल ही नहीं सकते। तो इसको 45 साल के बाद लाना
एक गिमिक था, तमाशा था, जो कि मतलब लोगों को ये एक झूठा पैगाम दिया गया कि जनाब ये तो जुडिशल मर्डर हुआ था। तो जजेस भी माशाल्लाह आपको पता है आजकल के, तो आपके ख्याल में बात करते हैं जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के दौर में सुप्रीम कोर्ट और अदलिया आज़ाद थी और भुट्टो को जो सजा दी गई वो दुरुस्त थी? बिल्कुल, जो अदलिया ने सजा दी वो दुरुस्त थी। देखें, यूनानिमस फैसला आया हाई कोर्ट में, स्प्लिट फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में और यूनानिमस फैसला आया रिव्यू में। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो जज जिन्होंने फांसी की मुखालफत में दिया उसको जाके आगे जनरल ज़िया-उल हक ने अपॉइंट किया एज चीफ जस्टिस, जस्टिस सलीम को, और जस्टिस अनवार जिन्होंने फांसी के हक में फैसला दिया था, ही डिडंट टेक द ओथ अंडर पीसीओ। तो उनको तो चाहिए था कि जस्टिस अनवार शुड हैव बीन द डार्लिंग ऑफ जनरल ज़िया कि जी तुमने तो मेरे मंशा के मुताबिक ये कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे हम आप आर्ग्यू कर सकते हैं। एक केस जो कि ख़त्म हो जाए उसको एक रेफरेंस के तौर पर लाकर उसको बहस कर सकते हैं और उसमें कोई मतलब कि आप कानूनी नुक्ता भी नहीं निकाल सकते उसके अंदर से। तो ये अपना नुक्ता नज़र है। मतलब जी बहरहाल ये तो कानूनी मुशगाफियाँ हो गई जो वकला करते रहते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ था या नहीं है। मगर मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि बतौर एक सियासतदान, ठीक है आप एक जनरल ज़िया-उल हक के फर्जंद हैं, 11 साल वो डिक्टेटर रहे, फौजी आमल रहे, तख्ता उलटा, ये तो तारीख का वो रिकॉर्ड है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, उसका कोई जवाब भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मगर एक सियासतदान जो है वो अपनी सियासी जमात की जो बुनियाद रखता है उसमें वो एक डिक्टेटर के नाम से उसे मंसूब करता है। तो ये कुछ सबसे बड़ा मेरे ख्याल में सियासी जमात या सियासी अमल या जमहूरियत के साथ एक मजाक नहीं। ये देखें मतीउल्लाह जान साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ज़िया-उल हक साहब तो एक लेफ्टिनेंट से लेकर और एक पहुंचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक और उनको मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाना पड़ा। लेकिन वो तो एक फ़ौजी डिक्टेटर थे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि फ़ौजी थे, फ़ौजी ने टेक ओवर कर लिया। जो सिविलियन डिक्टेटर बने और दुनिया की तारीख में पहले उसका जिक्र ही नहीं करते आप, कि कभी ये भी आपने सुना था कि कोई सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। वो आकर इस मुल्क के अंदर, अब आप कहेंगे जी कोड़े पड़े, तो वहाँ पे भी बर्फ़ की सिलों में लोगों को लटाया गया था और दिलाई कैंप बनाए गए थे और क्या क्या नहीं हुआ था उस मार्शल लॉ के ज़माने में, जो कि एक सिविलियन डिक्टेटर का मार्शल लॉ था। तो आप ये कहते हैं कि तो जनरल ज़िया-उल हक का तो मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात पे कि he was a army soldier and he took over dictator. Circumstances थे। आप मानते हैं कि he was a dictator और उन्होंने आइन को पामाल किया था? मैं बिल्कुल सस्पेंड किया था, आइन को पामाल तो नहीं किया था, सस्पेंड किया था। बट लेट अस लुक एट द सिचुएशन इन 1977 कि मुल्क के 3 शहरों में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने मार्शल लॉ लगाया था। चले एंड ही वाज टोल्ड कि आप अपने मामला, हाँ इसमें मतलब बड़ी लंबी बहस है। जी जी बिल्कुल, आपका सारा प्रोग्राम इसी में निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं, कोई अच्छी बातें भी पूछ लें। ये तल्ख माजी है और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत सारे सवालात जो, क्योंकि हमारा बचपन तो जनरल ज़िया-उल हक के दौर में हम बड़े हुए और जनरल ज़िया-उल हक के दौर के बाद के जो मामला चलते रहे उसमें हमने फिर आगे प्रोफेशनली ग्रो किया, तो इसलिए बहुत सारे सवालात थे जो मेरे जहन में। बट एनीवे, अब मेरे ख्याल में हम आज की सियासत की तरफ भी आएंगे। We can do a one-on-one program। हाँ बिल्कुल, तभी आप चाहेंगे तो ये one-on-one प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं, बट एनीवे अब हम आजकल के हालात की तरफ आएंगे, सवाल हो और हम अपने जवाब देंगे। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक के बाद।